हेलो स्टूडेंट्स, चलिए क्लास 10 का जो एनसीईआरटी बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरू करते हैं। इसको सीखते हैं हम लोग धीरे धीरे और इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए जैसा कि आपको दिख रहा होगा टॉपिक लिखा हुआ है पहले से ही, समांतर श्रेणी, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है इसका पहला वर्ड ए है, इसका पहला क्या है, पी है, इसीलिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग शॉर्टकट में एपी भी कहते हैं। एपी, एपी का मतलब क्या हो गया, अर्थमेटिक, ए से अर्थमेटिक और पी से प्रोग्रेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, चलिए तो ये जो समांतर श्रेणी है ये है क्या, कैसे हम लोग समझेंगे कि कोई भी सीरीज समांतर श्रेणी है मतलब एपी है कि नहीं है, उसको समझने के लिए यहाँ पर 4 एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 6 ये आगे सीरीज चल रहा, ये एक तरह से नेचुरल नंबर है जिसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आप देख रहे होंगे कि ये जो पहला वाला है इसके बाद वाला एक ज़्यादा है, फिर इससे ये एक ज़्यादा है, फिर इससे ये एक ज़्यादा है ना। तो इसी तरह एक 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 प्लस हो रहा है इसमें, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 1। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितने का है, 1 का। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है, 1 है। तो कहीं ना कहीं इसमें ये जो डिफरेंस निकल रहा है इसमें जोड़ने पर ये आया होगा, एक में ये एक को जोड़ के आया होगा, इस एक को, इस 2 को 1 से जोड़ के 3 आया होगा। इसी तरह प्रत्येक पीछे वाला में कोई ना कोई एक ऐसा पर्टिकुलर टर्म होगा जो जोड़ने पे मिलेगा। जैसे कि इसके जस्ट पीछे वाला में क्या जोड़ा होगा, 1, तो कितना आया, 3। इसके जस्ट पीछे वाला में कितना जोड़ना है, 1, तो कितना आएगा, 4। यानी जो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है वो इक्वल आ रहा है। इक्वल का मतलब पीछे वाला कुछ ना कुछ ऐड करने से आगे वाला प्राप्त होगा। ठीक है, इसके बाद वाला देखिए, यहाँ 7 है, 7 से कितना हुआ, 10, इसका मतलब इसमें +3 किया गया होगा। इसी तरह 10 से ये कितना बना, 13, इसमें भी +3, इसमें भी कितना होगा, +3, इसमें भी +3। तो कुछ ना कुछ इस टर्म को प्राप्त करने के लिए इसके पीछे वाला टर्म में कुछ ऐड करना है। जैसे कि इसमें 3 ऐड किया गया, इसी तरह इसको अगर प्राप्त करना है तो इसके जस्ट पीछे वाला में कुछ ऐड करके प्राप्त होगा। ये इस टाइप का सीरीज है कि सबका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, इक्वल आएगा, इसको डिफरेंस कहते हैं। इसमें देखते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ जो आया है इसका डिफरेंस कितने का है, इसका डिफरेंस है 50 का। इन दोनों में अंतर तो 50 का है ना। अब बताइए इन दोनों में अंतर कितने का है, डिफरेंस 50 का है, इसमें भी डिफरेंस कितने का, 50 का है। तो डिफरेंस तो इक्वल जा रहा। ये दोनों सीरीज में हम लोग प्लस करके ला रहे थे तो एक ही टर्म था, जो भी रहेगा सेम टू सेम एक ही रहेगा। इसमें भी हम लोग को क्या करना है ना, इससे इसको प्राप्त करने के लिए एक पर्टिकुलर टर्म होता है, एक पद होता है, एक संख्या है, वो संख्या है -50। इसका मतलब -50 को 100 में जोड़ने पे ये टर्म आ जाएगा। इसी तरह -50 को इसमें जोड़ने पे ये आएगा, -50 को जोड़ने पर ये आएगा। इसी तरह यहाँ से यहाँ प्राप्त करने के लिए हमको -50 जोड़ना होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसको प्राप्त करने के लिए जस्ट इसके पीछे वाला संख्या में कुछ ऐड करना है, और वो ऐड कितना करना है, -50। तो ये निकालेंगे कैसे कि -50 ही ऐड करना है, इसमें तो प्लस ऐड करना है, इसमें माइनस ऐड करना है। अब इसको देखते फिर बताते कि ये क्यों आया -50। देखिए यहाँ से यहाँ प्राप्त करने के लिए कितना का डिफरेंस है दोनों में, 0 का। इसका मतलब 3 में 0 को अगर जोड़ा जाए तो कितना आएगा, 3। यहाँ से यहाँ प्राप्त करने के लिए कितना जोड़ना है, 0, यहाँ से यहाँ 0, यानी इनका डिफरेंस कितना चल रहा, 0 चल रहा। तो आप में कुछ कॉमन मिला होगा आपको इस पूरे सीरीज में कि यहाँ पर जो जा रहा +1 +1 +1 ये इक्वल है, हर जगह देखिए इक्वल दिख रहा। तो ऐसा कोई सीरीज हो जिसके पीछे वाला में कुछ जोड़कर इसके आगे वाला टर्म प्राप्त हो तो उसे कहते हैं एपी। लेकिन एपी को और भी कंसेप्ट से हम लोग समझते हैं। देखिए इस एपी में ये जो पहला वाला है इसको बोलते हैं प्रथम पद, इसको बोलते हैं सेकेंड टर्म यानी द्वितीय पद। तो ये फर्स्ट टर्म है। देखिए पद को हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में टर्म बोलते हैं। पद को क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। अगर यहाँ लिखा हो पद तो इसको हम लोग अगर टर्म बोल दें तो इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड, ये फोर्थ, इस तरह ये टर्म चल रहा है। तो आखिर जो टर्म होता है इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखिए जो फर्स्ट टर्म होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे A1 से, सेकेंड वाला को A2 से, थर्ड वाला को A3 से, फोर्थ वाला को
4 से। अब ऐसा नहीं समझना है कि यहाँ 1 है तो 1 लिखा हुआ है, 2 है तो 2 नहीं, ये पद है, जो पहला रहेगा वो A1। अब A1 को कभी कभी हम लोग A भी बोल सकते हैं, ठीक है, A1 को क्या बोल सकते हैं, A। ये फर्स्ट टर्म है। इसी तरह इसका अगर बोला जाए, बताइए तीसरा टर्म क्या है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, इसका मतलब यहाँ तीसरा टर्म कितना है, A3 है, 13। A3 कितना है, 13। और चौथा टर्म कितना है, A4 कितना है, 16 है। तो इस तरह टर्म निकलता है, पद निकलता है। तो प्रथम पद कितना हो गया, A1, सेकेंड A2। इसमें अगर बोला जाए पहला पद A1 कितना है, तो 100 है। यहाँ कितना है, A2 50 है। A3 कितना है, 0 है। A4 कितना है, -50 है। तो इस तरह का ये टर्म चलता है, ठीक है, AP में। तो अब ये जो पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म है, इन दोनों का जो आपस में डिफरेंस होता है, निकलता कैसे है, ये आप पहला टर्म से दूसरा टर्म को माइनस नहीं करना है, आपको दूसरा टर्म से पहला टर्म को माइनस करना है। इसी तरह तीसरा टर्म को माइनस चौथा टर्म से नहीं करना है, दूसरा टर्म से करना है, ठीक है। देखिए यहाँ बता रहे, देखिए अगर मान लिया जाए एक सीरीज़ है, चलिए इसको लेके चलते हैं। तो अगर निकाला जाए A2 को A1 से माइनस करके, तो आप देखेंगे A2 कितना है, इसी को बना रहे हैं पहला वाला एग्जाम्पल को। तो A2 कितना है, 2, A1 कितना है, 1, तो आया कितना, 1। इसी तरह A3 को A2 से माइनस करना है, ना कि A1 से, A4 से, A3 को जस्ट उसके पीछे वाला से ही माइनस करना है। अगर आपको बोला जाए कि इसको माइनस किससे करना, तो इसके पीछे वाला से, ठीक है। तो आएगा कितना, A3 कितना है, 3, A2 कितना है, 2, तो आएगा 1 माइनस करके। इसी तरह A4 माइनस A3 कितना मिल जाएगा, A4 में A4 का वैल्यू दिया हुआ है पहला वाला के हिसाब से 4, और A3 कितना है, 3, आया कितना, 1। तो यहाँ प्रत्येक जगह जो आ रहा डिफरेंस इक्वल है। तो इस प्रकार के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं सर्व अंतर। इसका मतलब ये सर्व अंतर कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, सर्व अंतर। तो आपको समझ में आया होगा सर्व अंतर क्या है, दूसरा पद को पहला पद से माइनस करना है, ठीक है। जो भी पद हो, दूसरा का जरूरत नहीं है। मान लिया जाए आप 4 वाला पद लीजिए, ठीक है, ये वाला टर्म, तो इसका जस्ट पीछे वाला से माइनस करके सर्व अंतर निकलता है, कहीं से भी निकल सकता है सर्व अंतर। ये सर्व अंतर को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और सर्व अंतर को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग डी से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डी से। ये डी से रिप्रेजेंट किया जाता है किसको, सर्व अंतर को। किससे रिप्रेजेंट करना है, सर्व अंतर को डी से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब बात आता है कि जो ये टर्म चल रहा है 7, 10, 13, ये जो आगे की ओर चल रहा है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में जनरल फॉर्म। तो देखिए जनरल फॉर्म क्या है एपी का, किसी भी एपी का जनरल फॉर्म क्या है। इस जनरल फॉर्म को हिंदी में कहते हैं व्यापक पद, ठीक है। ये व्यापक पद क्या है, जनरल टर्म क्या है, देखते हैं जनरल फॉर्म को। तो जनरल फॉर्म जो एपी का होता है वो फर्स्ट टर्म होता है ए, और सेकेंड टर्म जो निकलता है, अच्छा एक बात बताइए, सेकेंड टर्म निकला जो था, इन दोनों का डिफरेंस को इससे जोड़ के निकला था, इसका मतलब ये डी है। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट टर्म में डी को ऐड करने से सेकेंड टर्म मिलता है। ये हो गया सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, प्रथम पद, द्वितीय पद। बताइए तीसरा पद क्या होगा, तो तीसरा पद फिर से ये दूसरा वाला जो पद है इसमें डी को जोड़ना है, तो आ जाएगा 2D। ये हो गया सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म क्या होगा, ये थर्ड टर्म हो गया, ये सेकेंड था, ये थर्ड, तो फोर्थ हो जाएगा, फोर्थ टर्म हो जाएगा A + 3D। इसी तरह डॉट 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 आप जितना चाहे उतना पद लिख सकते हैं। ये आ गया इसका जनरल, AP का जनरल फॉर्म। तो यहाँ लिख सकते हैं AP, ठीक है, ये AP का क्या है, जनरल टर्म है। इसी तरह जाएगा AP का जनरल टर्म। आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि AP ज्ञात कीजिए। AP ज्ञात करने के लिए दो चीज़ चाहिए, एक तो A चाहिए और दूसरा D चाहिए। अगर A और D आपको मिल जाए तो आप AP का सीरीज बना सकते हैं, ठीक है। चलिए इतना समझ में आया होगा। ये हो गया इसका बेसिक कंसेप्ट कि अब चेक करना है, आपको सिखाएंगे कि कोई टर्म AP में है या नहीं है। तो उसको यहाँ पर बताते हैं। देखिए मान लिया जाए अगर आप ये कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस में ये पहला निकला, ये दूसरा निकला, ये तीसरा निकला। बस 3 बार कॉमन डिफरेंस आप निकाल लीजिए, और तीनों बार अगर इक्वल इक्वल वैल्यू आ जाए तो वो AP में होगा। इसका मतलब वो समांतर श्रेणी है, वो टर्म AP में है। अगर इक्वल ना आए तो वो AP में नहीं होगा। बस 3 बार ही निकालना है, ये और ये। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर मान लिया जाए A2 - A1 का वैल्यू उतना ही आएगा जितना कि A3 - A2 का आए,
और ये इक्वल हो जाए A4 माइनस A3 के। अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल आ जाए तो बोलेंगे कि ये वाला जो सीरीज है ये AP में है। ऐसा पहले आपको चेक करना है। तो ये AP में होगा, क्यों? क्योंकि तीनों का वैल्यू क्या है, बराबर है। समझ में आ गया? चलिए अब आगे देखिए, आगे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। इतना कंसेप्ट समझ में आया। अभी हम बाद में फॉर्मूला वहाँ कुछ लिख देते हैं क्या क्या आपको करना है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, अच्छा से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे का क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको आपके सामने कुछ फॉर्मूला लिखे हैं, इसको समझते हैं। देखिए किसी भी AP का जनरल फॉर्म होता है ये, तो AP का जनरल फॉर्म क्या लिखा हुआ है, A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D A प्लस 4D डॉट डॉट डॉट। आप इस तरह सीरीज को आगे लिख सकते हैं। ये जो पहला वाला A है इसको बोलते हैं प्रथम पद या फर्स्ट टर्म। ये जो A प्लस D है ये होता है A2 मतलब सेकेंड टर्म या दूसरा पद। ये A प्लस 2D जो है ये थर्ड टर्म है और इसको बोलते हैं तृतीय पद या तीसरा पद। इसी तरह ये हो जाएगा क्या चीज़, फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म। इसी तरह आगे चलते रहेगा। ये हो गया चौथा पद, ये हो गया पांचवा पद। अब इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, इसको A3 बोलते हैं, इस पूरा को A4 बोलते हैं, इस पूरा को A5। इसी तरह चलता है। तो इसको समझते हैं, इसको लिख के यहाँ बताते हैं। जो पहला वाला A है इसको हम लोग लिख सकते हैं A इक्वल टू क्या चीज़, A1। ये जो A प्लस D है ये हो जाएगा A2 इक्वल टू A प्लस D सेकेंड टर्म, ठीक है। A2 से रिप्रेजेंट करेंगे सेकेंड टर्म को, कोमा A3 क्या हो जाएगा, तो A3 हो जाएगा A प्लस 2D, इधर है A प्लस 2D। A3 को रिप्रेजेंट करेंगे तीसरा पद को। इसी तरह A4 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 3D। इसी तरह आप A5, A6, A3, A1, देखिए A1 आप यहाँ 1 लिख दीजिए, यहाँ A लिख दीजिए, कोई बात नहीं है। A1 इक्वल टू A, A2 इक्वल टू A प्लस D, A3 इक्वल टू A प्लस 2D, A4 इक्वल टू A प्लस 3D डॉट डॉट डॉट। आप A5, A6 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अगर मान लिया जाए कि A2 माइनस A1 जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस और A3 माइनस A2 ये डिफरेंस और A4 माइनस A3 ये 3 बार आपको डिफरेंस निकालना है। और तीनों का डिफरेंस अगर इक्वल आ जाएगा, किसका किसका, इसका, इसका और इसका, अगर इक्वल हो तो AP है। अगर ऐसा आ जाएगा तो उसे हम लोग बोलेंगे AP में है। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि जांच करके बताइए कि दिया गया जो समांतर श्रेणी है वो AP में है या नहीं है। तो आपको इसी फॉर्मूला का यूज करना है, ठीक है। जहाँ A इक्वल टू हो जाएगा प्रथम पद या फर्स्ट टर्म और D इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। आप A2 माइनस A1 से भी D निकाल सकते हैं, A3 माइनस A2 से भी। इसी को कहा जाता है सर्व अंतर, इंग्लिश में बोला जाता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो सर्व अंतर या कॉमन डिफरेंस जो है उसका रिप्रेजेंट किया जाता है D से, स्मॉल d से, कैपिटल D से नहीं करना है, स्मॉल d से करना है, ठीक है। इसके बाद ये तो अभी बताएं, है ना। चलिए इतना कंसेप्ट अगर क्लियर है तो देख लीजिए, एक बार आप नोट कर लीजिए इसे, ठीक है। उसके बाद हम लोग अभी किताब एक्सरसाइज 5.1 आपको NCERT बुक से बनाना है। NCERT बुक देखिए मेरे पास ये वाला है, इसी से हम लोग सीखेंगे, ठीक है। ये वाला बुक, ये NCERT का जो मैथ का किताब है इसी से बनाएंगे और हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर नंबर 5 का, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए। चलिए तो हम लोग देखते हैं आगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बोर्ड पे लिखा हुआ है और आपके पास किताब होगा तो आप किताब से भी देख सकते हैं। NCERT का बुक होगा ना। देखिए पहला का 1 नंबर क्वेश्चन, पहला में लिखा हुआ है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP में है और क्यों। आपको क्वेश्चन को पढ़ के देखना है कि ये जो सूची बनेगा वो AP में है या नहीं है। अगर AP में है तो क्यों है। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 1 नंबर क्वेश्चन में है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है, ठीक है। आपको इसमें AP निकालना है। AP में इसको पहले सजाना है और चेक करना है फिर है या नहीं, अगर है तो क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ फिक्स है कि प्रथम किलोमीटर के लिए, देखिए यहाँ से, जबकि
प्रथम किलोमीटर के लिए जो किराया है वो कितना है, 15 रुपये है। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। और प्रत्येक जो एक्स्ट्रा है, जो अतिरिक्त किलोमीटर जाया जाएगा उसके लिए किराया कितना लगता है, 8 रुपये लगता है। ठीक है, तो हम लोग चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, बताइए प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा। तो दिया हुआ है प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये। ठीक है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना दिया है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया है 8 रुपये। ठीक है, तो इसीलिए जो सीरीज बनेगा या श्रेणी बनेगा उसको लिख सकते हैं श्रेणी। देखिए, है ना, तो श्रेणी क्या बना, तो श्रेणी हम लोग बना सकते हैं 15 किलोमीटर, प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये। इसके बाद जब सेकेंड किलोमीटर ये जाएगा, सेकेंड इसके अतिरिक्त के लिए, तो प्रत्येक बार 8 रुपये करके क्या होगा, ऐड होते जाएगा। तो ये 15 है, 8 रुपये लगेगा, आप इसमें 8 रुपये जोड़ दीजिए, कितना आएगा 23। अब फिर से आप 23 में 8 रुपये जोड़ दीजिए, कितना आएगा 31 आ जाएगा। अब 31 में भी 8 रुपये आप जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 39, 39। इसी तरह डॉट 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 जाएगा। ये एक सीरीज बन गया, श्रेणी बन गया। ठीक है, अब आपको ये श्रेणी को चेक करना है कि एपी में है या नहीं है। तो चेक करने का तरीका हम लोग को पता है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। तो हम लोग सर्व अंतर निकालेंगे, तो लिखेंगे, देखिए इधर निकालेंगे हम लोग, क्या निकालना है अब, तो हम लोग को निकालना है a2 माइनस a1। ठीक है, a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 कितना है, आप 23 से 15 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 8। ठीक, कोमा, इसी तरह अब हमको निकालना है a3 माइनस a2। तो बताइए a3 कितना है 31, a2 कितना है 23, दोनों को माइनस करने पर कितना आएगा 8, कोमा, और एक बार निकालना है तो a4 माइनस a3। तो a4 मतलब ये चौथा टर्म, इसको इससे माइनस करना, 39 को 31 से माइनस करने पर कितना आएगा 8। तो हम लोग देख रहे हैं ये तीनों कितना है 8 8 8, यानी इक्वल आ गया वैल्यू। यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, इसीलिए ये क्या है एपी में है। तो हम लोग लिख देंगे अतः यह एपी में है, एपी में है। बात समझ में आया? ठीक है, अतः यह एपी में है। आपको दिख नहीं रहा होगा तो बोल दे रहे हैं, अतः यह एपी में है। ये लास्ट लाइन में आपको लिखना है। क्यों है, क्यों का कारण बता चुके हैं। तीनों का वैल्यू इक्वल है। a2 माइनस a1 भी 8 आया, a3 माइनस a2 भी 8 आया, a4 माइनस a3 भी 8 आया। ठीक है, तो हम लोग का ये 1 नंबर का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब 1 नंबर का दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 1 का दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं, समझते हैं किस तरह बनेगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी बेलन यानी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का, यहाँ बोला है प्रत्येक बार बेलन जो है वो शेष हवा का 1/4 भाग, देखिए शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। जो शेष बच जाएगा निकालने के बाद उसका फिर 1/4 भाग वो बाहर निकालेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं जो बेलन था, उस बेलन में जो हवा की मात्रा थी वो x या 1, आप कुछ भी मान सकते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है, तो माना बेलन में उपस्थित हवा
की मात्रा x, मान लेते हैं बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितना है, x है, ठीक है। तो प्रत्येक बार x का 1/4 भाग निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो हवा कितना हो गया, x निकाला कितना गया, बताइए। निकाला गया कितना, निकाला गया x का 1/4। इसका मतलब पहले x था, इस x से कितना निकाला जाएगा, x का 1/4 भाग निकाल दिया जाएगा। तो किसी भी गैस को निकालने के लिए माइनस करना पड़ता है, कोई भी चीज़ निकालेंगे तो माइनस करेंगे। ये पहले x था, x का 1/4 भाग निकाला जाता, निकालने का मतलब माइनस, कम हो रहा है, ठीक है। तो हवा निकाला कितना जा रहा है, इतना निकाला जा रहा है। अब निकालने के बाद वो बचेगा कितना, तो इतना निकाल देना। इसको सॉल्व करिए, 1 आया, x आया, x यहाँ हो जाएगा x/4। 4 को इससे गुना करना है, 4 को x से गुना करके घटा देना है। तो गुना करना है 4 एकम 4 माइनस यहाँ है 1x यानी x/4 इक्वल टू, दोनों को माइनस करिए कितना आएगा 3x/4। इतना भाग निकाला गया 3x/4, 1/4 भाग निकाला गया है ना, तो इतना बचा हुआ है अब मान लिया जाए, ठीक है। चलिए अब कितना निकाला गया उसको देखते हैं, फिर जाके लिखेंगे निकाला गया, तो इससे निकाला गया यानी 3x/4 है पहले से। अब ये इससे निकाला जा रहा है इसी का यानी 3x/4 का 1/4 भाग निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो जो बचेगा वो लिखेंगे हम लोग। तो इसको सॉल्व करिए, 3x/4 नीचे नीचे इंटू होगा 3x, कहाँ से आया 3x इंटू 1, 4 को गुना करके 16 आया। 16 और 4 का एलसीएम 16, 4 से 16 4 बार में, 4 तिया 12, यहाँ आया 12x, 16 एक बार में आएगा तो 3x, माइनस करने पर 9x/16, ठीक है। तो ये हवा स्टार्टिंग में इतना था, उसके बाद इतना था, उसके बाद इतना था। तो हम लोग का सीरीज क्या बनेगा देखिए, तो श्रेणी बना, या श्रेणी किससे अच्छा होगा आप श्रृंखला लिख सकते हैं, ठीक है, सीरीज। तो श्रेणी पहले बार लिखे तो चलेगा, लेकिन आप श्रृंखला लिखिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, श्रृंखला, ठीक है। देखिए तो श्रृंखला क्या बना इसका, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं, सीरीज कहते हैं, ठीक है। तो श्रृंखला बना, सबसे पहले बार हवा कितना था x, उसके बाद निकलने के बाद कितना आया 3x/4, उसके बाद आया 9x/16। आप इसी तरह आगे निकालिएगा तो आएगा कुछ, ठीक है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर ही डिफरेंस हमको समझ में आ जाएगा। खैर 4 बार निकालना पड़ता है, लेकिन इससे समझ में आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, a2 माइनस a1 का। तो a2 कितना है 3x/4, ये हो गया x। सॉल्व करने पर आएगा 3x माइनस 4x, ठीक है। इससे निकालना है 4, हुआ कितना -x/4 आया। 4x से 3x गया, 1 बचा, और बड़ा है इधर तो माइनस में, तो माइनस। अब a3 माइनस a2 निकालना है, तो a3 माइनस a3 कितना आ जाएगा, ये वाला 9x/16 माइनस a2 कितना होगा 3x/4। आप एलसीएम करिए, 16 और 4 का 16 होगा, यहाँ आएगा 9x माइनस 16, 4 के पहाड़ा में 4 बार में आता है, तो 4 को 3 से गुना करना, 4 तिया 12x, माइनस करने पर कितना आएगा -3x/16। अब बताइए a2 माइनस a1 ही आया हुआ है -x/4, a3 माइनस a2 आया हुआ है -3/16, ठीक है। तो ये दोनों बराबर तो आया ही नहीं, तो तीसरा क्यों निकालें। अगर ये दोनों बराबर आएगा तब हम लोग निकालेंगे a4 माइनस a3, एक बार और निकालना है। ये 2 बार ही निकालने के बाद दिख रहा है कि ये बराबर नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो ये AP नहीं है, तो आपको लिख देना है अतः यह AP नहीं है, ये AP नहीं है, ठीक है, समझ में आया। अब ये माइनस में क्या आया, तो आपको बता दें कि जो सर्व अंतर होता है, कॉमन डिफरेंस, इसका मतलब D, वो धनात्मक भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी आ सकता है, ऋणात्मक भी आ सकता है, नेगेटिव में भी, और 0 भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग का दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, पहला का दूसरा है कि AP में नहीं है ना। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, 1 नंबर का ही, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की जो लागत है वो 150 रुपये है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की जो लागत है वो 50 रुपये बढ़ती जाती है। प्रत्येक मीटर के बाद 50 रुपये करके क्या होता है, खुदाई की लागत बढ़ते जाती है। तो हम लोग को क्या करना है, सीधा एपी बना देना है। इसका सॉल्यूशन में देखिए क्या करना है। प्रथम मीटर के लिए जो स्टार्टिंग का है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, ठीक है, तो स्टार्टिंग कितना है, 150 रुपये का है, तो आपको लिखना है यहाँ 150, ठीक। इसके बाद वाला हमें 50 रुपये क्या करना है, जोड़ देना है, बढ़ते जाता है, तो इसके बाद हो जाएगा 200। अब इसमें 50 रुपये आपको जोड़ना है, कितना आ जाएगा 250, इसके बाद हो जाएगा 300। इसी तरह प्रत्येक बार 50-50 जोड़ते जाइएगा, ये सीरीज आगे बढ़ते जाएगा। ये तो बन गया हम लोग का सीरीज, श्रृंखला बन गया, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है। तो ये पहला होता है टर्म, फर्स्ट टर्म मतलब प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि सर्व अंतर निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 का मतलब 200 और A1 का मतलब 150, इक्वल टू कितना आएगा, घटा के 50 आएगा। A3 माइनस A2, A3 कितना है 250 और A2 कितना है 200, माइनस करने पर कितना आएगा। अभी तक देखिए बराबर है। अगर मान लिया जाए यहाँ पर ही बराबर ना हो तो आपको इसके बाद वाला नहीं निकालना है, लेकिन यहाँ बराबर है तो यहाँ निकालना है A4 माइनस A3। A4 आ जाएगा 300 और ये हो जाएगा 250, कितना आ गया 50। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो डिफरेंस है जिसको सर्व अंतर कहते हैं वो इक्वल है, इसीलिए एपी में है। तो आपको लिख देना है अतः यह एपी है, इसका मतलब ये जो सीरीज है ये एपी है, ठीक है। तो 1 नंबर का हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 1 नंबर का, ठीक है, इसको नोट करिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 4 देखते हैं। 1 नंबर का ये आखिरी क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज पर चल रहा है, तो आपको चेक करना है ये एपी में है कि नहीं है। तो हम लोग को सबसे पहले ब्याज काउंट करना है 8% की रेट से। तो आपको लिखना है प्रथम वर्ष का ब्याज। ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो मिश्रधन है ना, यहाँ बोला है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि इतना रुपए की राशि है, उस मिश्रधन को चेक करना है आपको। मिश्रधन देखना है एपी में है कि नहीं है। तो मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला होता है सबसे पहले प्रिंसिपल यानी मूलधन को ब्याज से जोड़ के निकलता है। तो मूलधन ये है 10,000 जिसे इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं। तो हम लोग को पता है पी का मतलब हो गया मूलधन, जिसको मूलधन कहते हैं ना। इसके बाद होता है टी, इसके बाद आर। ये क्या है, टी का मतलब समय, आर का मतलब रेट, ठीक है। आप आर को यहाँ भी लिख सकते हैं और टी को यहाँ लिख सकते हैं, इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप आगे लिखिए या बगल में लिखिए या पीछे लिखिए, कुछ नहीं होता है। लेकिन नीचे क्या होता है 100 होता है, ये फॉर्मूला हो गया। तो ये प्रथम वर्ष का ब्याज निकल रहा है। तो प्रथम वर्ष का ब्याज में आपको पी का वैल्यू रखना है 10,000। 1 2 3 4, रेट कितना है 8 और समय 1 साल, 1 साल के लिए निकाल रहे हैं। तो जो ब्याज निकलेगा वो निकलेगा 800 रुपये में। तो 800 रुपये में क्या निकल गया ब्याज। तो मिश्रधन निकल गया हम लोग का 10,000 प्लस 800, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा, मिश्रधन निकल जाएगा। तो वो जो मिश्रधन आएगा 10,800, उस पर हमको फिर ब्याज निकालना है दूसरे वर्ष के लिए। तो अब आपको लिखना है दूसरे वर्ष का ब्याज। दूसरे वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल के जगह में आ जाएगा 10,800, ठीक है। रेट क्या होगा 8 और टाइम भी एक ही साल होगा, 2 साल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये 2 साल का नहीं निकल रहा, केवल दूसरे साल का निकल रहा, ठीक है। तो समय एक ही आएगा, नीचे आएगा 100, इससे दोनों को कैंसिल करना है।
8 से इसको गुना करना है। कितना आ जाएगा 8 से गुना करके? ये आ जाएगा 864 रुपये। ठीक है, अब देखिए 2 साल का तो ब्याज निकल गया इतना, तो 2 साल के बाद जो मिश्रधन होगा, 2 साल के बाद का जो मिश्रधन होगा वो 10,800 जो निकला था उस पे इसको जोड़ना है। जब 10,800 में इसको जोड़ेंगे तो वो तीसरे साल का प्रिंसिपल का काम करेगा, यानी मिश्रधन का। तो निकालते हैं तीसरे साल का, तीसरे वर्ष का ब्याज। तो तीसरे वर्ष का जो ब्याज काउंट होगा वो तीसरे साल का प्रिंसिपल पे होगा। तो तीसरे साल का प्रिंसिपल कितना आएगा? तो आपको 10,800 में इसको जोड़ लेना है। देखिए यहाँ जोड़ लेते हैं, 10,800 और 864 कितना आएगा? 4 6 1 1 6 6 4। तो आपको प्रिंसिपल का काम हो जाएगा 116648 के रेट से, और 1 साल के लिए ही। ये तीसरे साल का क्या निकल रहा है? ब्याज निकल रहा है। ठीक है, तो इस बार ये कटेगा नहीं, तो इस बार पॉइंट में कुछ आएगा। 8 4 32 का रहा 2 3, 8 6 48 और 3 51, हाथ में 5, 8 6 48, 48 और 5 53 का, 3 हाथ में 5, 8 और 5 13। अब देखिए इधर 2 जीरो है तो पीछे से 2 संख्या का पहले पॉइंट बैठा दीजिए। इतना रुपये निकल गया। क्या चीज़ हम लोग का? ये निकल गया ब्याज तीसरे साल का। तो अब तीसरे साल का जब ब्याज निकला तो तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी तो निकला होगा, चक्रवृद्धि ब्याज ही है, मतलब मिश्रधन। तो यहाँ बोला है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन के बारे में आपको देखना है कि वो एपी में है कि नहीं है। तो हम लोग का जो श्रृंखला बना वो पहले साल का कितना आ जाएगा? पहले साल का तो आया 10,000 ही। ठीक है, अब दूसरे साल का जब निकालेंगे तो दूसरे साल का मिश्रधन कितना आया? ये वाला 10,800। ठीक है, ये दूसरे साल का। अब आपको तीसरे साल का निकालना है। देखिए पहला तो ये हो गया, दूसरा का ये हो गया, है ना। अब ये तीसरे साल का, तो तीसरे साल का जो निकला हुआ था प्रिंसिपल वो कितना था? इतना। लेकिन प्रिंसिपल पे हम लोग को नहीं निकालना, तो ये पहले साल का हो गया, ये दूसरे साल का हो गया। ठीक है, अब तीसरे साल का ये ले लेना है आपको, 1 1 6 6 4। ठीक है, अब चौथे साल का अगर आपको निकालना है तो ये प्रिंसिपल में इस ब्याज को जोड़ के लिखना है, तो ये आ जाएगा इधर। तो आगे देखते हैं हम लोग, इसी में पता चल जाएगा कि कॉमन डिफरेंस है कि एपी में है या नहीं है। देखिए तो A2 माइनस A1 निकालना है, तो A2 कितना है? 10,800। A1 कितना है? 10,000। दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 800 का। ठीक है, अब निकालिए A3 माइनस A2 को, तो A3 कितना है? यानी तीसरा पद 11,664 माइनस करना है किसको? A2 को। तो A2 में आ जाएगा 10800। ठीक है, आपको इससे माइनस कर लेना है कितना? 10,800 को। तो देखिए 10,800 को माइनस करके आया कितना? 46400। इसका मतलब हम लोग के पास आएगा 6 आया, 1 मिनट, ये यहाँ 8 होगा माइनस में। ठीक है, तो यहाँ घटाकर आया 864। तो बताइए यहाँ क्या इक्वल है? नहीं है। यहाँ इक्वल दिख रहा? ये 800 है, ये 864 है, तो इक्वल तो आया नहीं। अगर इक्वल नहीं आया तो ये क्या एपी में नहीं होगा। तो आपको लिख देना है अतः यह एपी नहीं है। ठीक है, ये एपी नहीं है ना। कट गया क्या? थोड़ा ऊपर लिख देते हैं अगर कट रहा तो। यहाँ लिख देते हैं अतः यह एपी नहीं है। ठीक है, ये एपी नहीं है। तो हम लोग का पहला का 4 क्वेश्चन था 1 नंबर में, 4 का चारों क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को बनाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। बस आपको क्या करना है, एपी का प्रथम पद ए और सर्व अंतर डी लिखा हुआ है। प्रथम पद ए दिया हुआ है, सर्व अंतर डी दिया हुआ है। आपको एपी का प्रथम 4 पद लिखना है।
ठीक है। तो AP का प्रथम 4 पद आपको लिखना है बस। देखिए करना क्या है, हम लोग को पता था कि AP का जो प्रथम पद होता है जिसे हम लोग A1 कहते हैं वो क्या होता है, A होता है। तो A का वैल्यू कितना है 10, ये प्रथम पद हो गया। AP का दूसरा पद निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, A प्लस D। तो बताइए A का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 और D का वैल्यू भी कितना दिया हुआ है 10, कितना हो जाएगा 20। AP का तीसरा पद निकालने का फॉर्मूला क्या था, A प्लस 2D। तो A का वैल्यू कितना है 10, D का वैल्यू कितना है 10, 10 को 2 से गुना करना कितना आएगा 20, यानी कुल मिला के आया 30। अब 4 पद ही बोला है तो A4 तक लिखना है। A4 इक्वल टू A प्लस 3D। A का वैल्यू कितना है 10, D का कितना है 10, आपको D का वैल्यू 10 को 3 से गुना करना है, कितना आएगा 30, आया कितना 40 आया। ठीक है, देखिए जब भी आप यहाँ लिखिएगा ना उससे एक कम यहाँ आएगा हमेशा। अगर A4 है तो D का पहले 3 आएगा, अगर A3 है तो 2 का पहले D का पहले 2 आएगा, अगर A2 है तो D आएगा, एक कम आएगा, इससे एक है, कुछ नहीं मतलब एक होता है। तो ये AP का 4 पद हो गया। तो आपको लिख देना है अतः AP के प्रथम 4 पद बराबर 10, 20, 30, 40, ये आंसर है। ठीक है, यही आंसर है। हो गया एक नंबर, बिल्कुल आसान था। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है A इक्वल टू -2 कोमा D इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें आपको निकालना है 4 पद। तो A1 कितना हो गया A, इसका मतलब -2। A2 निकालने का फॉर्मूला होता है A1 नहीं A प्लस D, यानी A का वैल्यू कितना दिया है -2, प्लस D का वैल्यू कितना बैठाना है 0, कितना आ जाएगा -2। A3 इक्वल टू A प्लस 2D, A का वैल्यू कितना रखना है -2, D का वैल्यू है ना, तो D का 0 है, 2 से इंटू होगा तो 0 ही होगा। किसी भी नंबर को अगर 0 से इंटू किया जाए तो 0 होता है। A4 A प्लस 3D, A का वैल्यू है -2, D का 0 है, 3 से इंटू होगा 0 इक्वल टू, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -2। तो आपको लिखना सब इक्वल आ गया। अतः AP के प्रथम 4 पद बराबर, AP के प्रथम 4 पद बराबर क्या होगा -2, -2, -2, -2, सब -2 ही आया। ठीक है, सारा टर्म हो गया यहाँ तक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखिए, हम लोग 3 और 4 को बनाते हैं, 1 और 2 हो गया है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, A का वैल्यू है 4, D का वैल्यू -3। आपको प्रथम 4 पद लिखना है। तो प्रथम पद A1 इक्वल टू A ही होता है 4। A2 निकालने का फॉर्मूला है A प्लस D। A का वैल्यू कितना है बताइए 4, प्लस D का वैल्यू कितना है -3। अब -3 लिखना है, यहाँ प्लस है तो इसको ब्रैकेट में लिखना है। जब आप सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 4 प्लस माइनस माइनस यानी 1 आएगा। A3 निकालने का फॉर्मूला है A प्लस 2D। A का वैल्यू बैठाना है 4 प्लस 2 का 2 इंटू D का वैल्यू कितना है -3 यानी -3। 4 प्लस माइनस माइनस, 2 को 3 से गुना करके 6 आएगा, 2 को 3 से गुना करके 6 आएगा। ये प्लस और ये माइनस, माइनस हुआ गुना होने पर, बीच में गुना है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो -2। अब A4 निकालना है, तो A4 का फॉर्मूला होता है A प्लस 3D। A का वैल्यू है 4, देखिए 3 का 3, D का वैल्यू है -3। ये अब सॉल्व करना है, प्लस माइनस -9। चलिए इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा -5। ठीक है, कितना आएगा -5। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः AP के प्रथम 4 पद क्या क्या आया, पहला आ गया टर्म 4,
दूसरा कितना आया A2 1 आया, A3 कितना है -2 और A4 कितना है -5। ये आंसर है। तो ये AP के प्रथम 4 पद हैं। अब हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है A = -1, D = 1/2। तो प्रथम पद को हम लोग A1 बोलते हैं, -1 है। अब A2 निकालना है, A2 = A + D। A का वैल्यू है -1, D का वैल्यू है 1/2। सॉल्व करना है, 2 को 1 से गुना करिए, -2 + 1/2 = -1/2। A3 = A + 2D। A का वैल्यू -1, यहाँ 2 है, गुना 1/2, 2 2 कट गया, बचा कितना है, ये 2 2 कट गया, ठीक है। तो -1 और यहाँ बचा है +1, -1 + 1 कितना आएगा 0। A4 = A + 3D। तो A का वैल्यू कितना दिया हुआ है -1, 3 का 3, D का वैल्यू कितना है 1/2। सॉल्व करेंगे, 2 तो नीचे है, 3 को 1 से गुना करना है, 3/2। एलसीएम करेंगे, 2 1 से गुना होगा तो -2 + 3 यानी = आएगा 1/2। कितना आ जाएगा 1/2 निकल गया। तो अब आखिरी में आपको लिखना है अतः AP के प्रथम 4 पद = पहला पद कितना आया है -1, दूसरा आया हुआ है -1/2, तीसरा टर्म आया हुआ है 0 और चौथा है 1/2। ये प्रथम 4 पद है, ठीक है। 2 नंबर का चौथा हो गया। अब 2 नंबर का आखिरी क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 5। इसको बनाते हैं, 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। चलिए, तो 2 नंबर का हम लोग आखिरी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, और ये 2 नंबर का आखिरी क्वेश्चन है। A = कितना दिया है -1.25, है ना। तो फर्स्ट टर्म A1 = A, वैल्यू कितना है -1.25। अब आपको A2 निकालना है। A2 का फॉर्मूला क्या होगा A + D। तो A का वैल्यू कितना है -1.25 प्लस D का वैल्यू कितना है -0.25। ये रहा D का वैल्यू। अब माइनस और प्लस हो तो इसको ब्रैकेट में रखना है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करिए, 1.25 प्लस और माइनस होता है 0.25। अब इस संख्या के पहले भी माइनस है, इसके पहले भी माइनस है। अगर दोनों नंबर के पहले माइनस हो तो आप दोनों को जोड़ देना। तो जोड़ना है आपको, कितना आएगा जोड़ लीजिए, 5 5 0, हाथ में 1, 2 2 4 5, ठीक है 0.1। लेकिन साइन किसका देना है, माइनस का ही देना है। तो A2 का वैल्यू निकला A3 = A + 2D। फॉर्मूला होता है A का वैल्यू कितना है -1.25 प्लस 2 इंटू D का वैल्यू कितना है, इसको ब्रैकेट में लिखना है, माइनस आ गया ना, माइनस आएगा तो ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। सॉल्व करिए, 1.25 प्लस माइनस 2 से इंटू करेंगे 0.50। अब दोनों के आगे माइनस तो दोनों को जोड़ना है, जोड़कर कितना आएगा -1.75। माइनस रहेगा, दोनों के आगे माइनस होने पर माइनस लिखना पड़ता है। हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद A4 निकाल देते हैं। A4 = A + 3D। A का वैल्यू कितना है -1.25, 3 इंटू D का वैल्यू है -0.25, ये 0 है। सॉल्व करिए, 1.25 माइनस में, ये माइनस है, माइनस प्लस माइनस 3 से इंटू होगा तो 0.75। अब दोनों को ऐड कर देना है, ऐड करने पर कितना आएगा -2.00। आप -2.00 को क्या लिखना -2, ठीक है। -2.00 को क्या लिखना है -2, 0 हटा देना, पॉइंट के बाद 0 रहना, कोई दिक्कत नहीं इसको हटाने से। अब आगे लिख देना है, अतः AP के प्रथम 4 पद बराबर, देखिए पहला टर्म कितना है -1.25, दूसरा टर्म -1.05, तीसरा टर्म -1.75 और आखिरी
चौथा कितना है -2। ठीक है, ये आंसर है। तो प्रथम 4 टर्म हम लोग निकाल लिए है ना। चलिए, तो ये एक्सरसाइज 5.1 का 2 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, 1 का पूरा और 2 का पूरा। अब इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 बचा हुआ इस एक्सरसाइज का। ठीक है, तो बाकी जो 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।